नमस्कार, मैं दीपक सर। आज के एक नए वीडियो, एक नए अध्याय के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। क्लास 12th के कुछ बच्चों का ये कमेंट आता है या पर्सनली भी बोला जाता है कि सर क्लास 10th के ही वीडियो बनाते हैं, क्लास 12th के भी कुछ वीडियो को बनाएं। तो क्लास 12th का जो मेरा सब्जेक्ट वैसे है वो ख़ास करके इंग्लिश, हिंदी, जो कि कॉमन होता है क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो, 9th का हो। ख़ास करके इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी के लिए कॉमन होता है। किसी भी प्रकार के बच्चे, किसी भी क्लास के बच्चे इसे जो है आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज आए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर में। टॉपिक है हमारा वॉइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। जानेंगे कि ये वॉइस क्या होता है, किस प्रकार से ये बनाया जाता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वॉइस है, किस रूप में है। बस कुछ समय तक हमें आप झेलने का प्रयास करें। कुछ समय में ही आपको बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाएगा कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है, किस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में बदला जाता है, किस प्रकार से पैसिव को एक्टिव में बदला जाता है। ये जो वॉइस है ये हमारे पास कोचिंग संस्थान में क्लास 5 और 6 के बच्चे ईजिली बनाते हैं, बहुत मज़े से बनाते हैं। आप मेरे पास के किसी भी 5 और 6 के बच्चे को उठा करके आप उससे वॉइस पूछना चाहें तो टेंस पर से रिलेटेड वॉइस को वो ईजिली आपको बना करके बताएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि जब 5 और 6 के बच्चे बना लेते हैं तो आप लोग भी आसानी के साथ इसे समझेंगे और इसे बनाएंगे। वॉइस है, वॉइस को हम लोग हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस का अलग अलग मीनिंग होता है। नाउन अगर है वॉइस तो हम उसको क्या कह देते हैं? आवाज़, स्वर, बोली। हम चलते हैं ग्रामर के हिसाब से तो वॉइस को हम लोग कहते हैं वाच्य। अब वाच्य का अर्थ देखिए वही है, बोलने का भाव। जो भी कुछ हम बोलते हैं उसके बोलने के भाव को ही हम क्या कहेंगे? वाच्य, यानी कि वॉइस। वॉइस के मुख्यतः 2 स्वरूप होते हैं और 2 ही रूप होते हैं, या कह सकते हैं 2 प्रकार होते हैं। एक होता है इन एक्टिव और एक होता है इन पैसिव, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, इसे हम थोड़ी ही देर में समझने वाले हैं। पहले आगे आते हैं, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म में समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है, समझना है आपको। कहता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब से ये पता चले कि वह वर्ब किसी सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, किया जा रहा है, या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है यानी किसी भी काम को या तो कर्ता स्वयं करता है, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट या तो स्वयं करेगा या ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे करवाया जाएगा। उसको जिसमें कर्ता स्वयं करे उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा करवाया जाए उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। कैसे, अगर नहीं समझ में आया हो तो अभी हम लोग एग्जाम्पल पे समझेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। पहले हम लोग कुछ जो बोर्ड पे लिखा है उसको समझ लेते हैं। वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का ही बनाया जा सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब, आपने वर्ब पढ़ा होगा तो वर्ब के 2 स्वरूप होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव उसको कहते हैं जिसमें किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद रहे। अगर हिंदी में बोलें तो किसी क्रिया के साथ अगर कर्म मौजूद रहे तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्रिया, कर्म और वर्ब जो भी है वो सब हम अभी लोग समझने वाले हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। पहले तो आप इन सभी चीज़ों को समझ लीजिए। जिस सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद रहे वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जिस सेंटेंस में किसी वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद रहे उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जिसमें ऑब्जेक्ट की मौजूदगी नहीं होगी उसे कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे एक चीज़ का पता हमें चलता है कि पैसिव केवल उसी का बनाया जा सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद रहे। जिस सेंटेंस में, जिस हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट मौजूद रहे उसी को केवल हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं रहे उसे पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी हम समझ रहे हैं कि मुख्य किरदार जो है वो है ऑब्जेक्ट का। पैसिव चेंज करने में मुख्य रोल अगर किसी का है तो वो है ऑब्जेक्ट का। अब हम आगे बढ़ते हैं।
स्क्रीनशॉट ले ले या तो उतार लें इसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी आपको काम देने वाली हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वो सेंटेंस के साथ होता क्या है, किन किन चीज़ों को मिला करके सेंटेंस जो है वो तैयार किया जाता है। किसी भी प्रकार के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का। यानी किसी भी सेंटेंस में ये तीन चीज़ तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। अगर सेंटेंस केवल बनाना है तो केवल दो चीज़ को लेकर के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर बोल दिया जाए मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, या मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो ध्यान देंगे आप, मैं हो गया आपका सब्जेक्ट क्योंकि ये डूअर है, काम करने वाला है, और ईट खाना जो है ये आपका हो जाएगा वर्ब, क्योंकि खाना जो है वो एक काम है, एक प्रकार का काम है। अब हमको समझना है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट क्या खा रहा है, मैं क्या खाता हूँ ये मुझे पता नहीं है। अगर ये मुझे पता हो तो आप उसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका हम अभी समझने वाले हैं। इसे समझेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आई ईट ए मैंगो। सिंपल वे में समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में हु लगाकर सवाल किया जाए, क्या लगा के, हु लगाकर, क्या लगाकर, हु लगाकर, हु लगाकर यदि हम सवाल करते हैं और उसका जवाब हमें मिल जाता है तो हम समझेंगे कि वह उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी कि करता है। जैसे देखिए लिखा है आई ईट ए मैंगो, हम यहाँ लिख सकते हैं हु ईट ए मैंगो। हालांकि ये सेंटेंस सही नहीं है, इसको हम जब भी लगाएंगे तो एक सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है कि केवल इसको लगा दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको सही से लिखें, सवाल करें, तो हु डू इट ए मैंगो, ये सवाल बन जाएगा यहाँ पे, ध्यान रहे। लेकिन हम इसमें डू नहीं लगाए हैं, केवल समझाने के लिए। अगर देखा जाए तो आम कौन खा रहा है, सवाल का जवाब हमें मिलता है कि आम मैं खा रहा हूँ। तो जब हु का जवाब मिले, इसको लिख लेंगे आप साइड में कहीं, कि हु का जवाब जब किसी सेंटेंस से हमें मिल जाता है तो हम उसे कह देंगे, जवाब मिलने वाले को, कि वो आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रहे, जैसे कि हमने लगाया हु ईट ए मैंगो, आम कौन खाता है। फिर हम बता रहे हैं आपको ये सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस ये सही होगा, लेकिन केवल समझना है इसीलिए आपको बताया जा रहा है। आम कौन खा रहा है, तो पता चला कि आई, यानी कि मैं खा रहा हूं, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब दूसरी बात यह है कि इसी सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे। इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानने का एक सीधा सा तरीका है कि ऑब्जेक्ट या किसी भी सेंटेंस में व्हाट लगा के जब आप सवाल करते हैं और उसका जवाब मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि वह एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि देखिए यहाँ हम लिख देते हैं व्हाट इज ईटन बाय मी, व्हाट इज ईटन बाय मी। अब देखिए मी आई के बदले आया है, वो सारी कहानी अभी हम लोग समझने वाले हैं। व्हाट इज ईटन बाय मी, हमने व्हाट लगा के सवाल किया यहाँ पे, मेरे द्वारा क्या खाया जाता है, मेरे द्वारा क्या खाया जाता है, मैं क्या खा रहा हूँ कहने का मतलब। तो हमें पता है कि मैं एक आम खा रहा हूँ, तो यानी व्हाट का जवाब जब मिल जाए तो यहाँ लिख देंगे साइड में, व्हाट का जवाब जब मिल जाए, जवाब जब आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए कि वो आपका जो है ऑब्जेक्ट है, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम क्या खा रहे हैं, तो अ मैंगो, हम लोग क्या खा रहे हैं, तो एक आम खा रहे हैं। बस इन दोनों चीज़ों से आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सिंपल पहचान हो जाएगा। हु लगा के सवाल कीजिए, जवाब मिला तो सब्जेक्ट, व्हाट लगा के सवाल कीजिए, जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट,
और ध्यान रहे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं बनता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंट्रांजिटिव वर्ब उसी को कहते हैं। जैसे कि फिर समझिए, अगर इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव समझना है तो इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, हमको पता चल गया, तो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम इसको कह देंगे कि यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। अगर हम केवल इसको लिख देते हैं आई ईट, क्या लिख देते हैं आई ईट, तो इसका भी अर्थ होता है मैं खाता हूँ। इसमें देख रहे हैं कि इसमें हु का जवाब तो मिल रहा है, हु इट, आई इट, लेकिन क्या खा रहे हैं, व्हाट इज इट, क्या खा रहे हैं इसका पता हमें नहीं है। जिसका पता नहीं चले व्हाट का तो उसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। वैसे भी आपको दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक सेंटेंस है, इसी को हम कह देंगे इंट्रांजिटिव। इसे क्या कह देंगे, इंट्रांजिट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं उसे इंट्रांजिटिव कहेंगे। ट्रांजिटिव का वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव का वॉइस नहीं बनेगा। उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बनता कैसे है इसको बनाते हैं हम। केवल 2 पहुंचे हैं आज। अच्छा, कुछ पर्व त्योहार में लगा हुआ है ना। अब ब्रजेश जिस प्रकार से बोला कि देखना ही पड़ेगा, नहीं तो जब से इसमें समय देना शुरू किए हैं तो हमको 1-1.5 घंटा से ज़्यादा लग जाता है। एक तो वीडियो बनाओ लगभग 30 मिनट से अधिक का हो जाता है, फिर उसको एडिट करो थोड़ा बहुत, फिर और बहुत परेशानी है। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक्टिव से पैसिव बनता कैसे है। एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, कैसे इंटरचेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, अगर टेंस की बात की जाए तो पहले हम लोग टेंस ही पढ़ने वाले हैं, टेंस में से ही बनाएंगे। तो टेंस में देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाने का नियम, पैसिव बनाने का नियम। इंडेफिनिट प्रेजेंट में किस प्रकार से पैसिव आप बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस। वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव का और पैसिव का। एक्टिव में कोई कर्ता काम करता है स्वयं, और पैसिव में कर्म के द्वारा उस काम को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। अब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मालूम होगा, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव नहीं बनेगा। अब इसे जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट प्लस में। ध्यान रखना है क्या क्या देना है, क्या क्या जोड़ना है, क्या कैसे बनाना है। जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बना के आगे लिख देंगे प्लस में। इसमें हम जो है एम इज आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। अगर आई होता है तो एम, ही सी इट होता है तो इज, और इसके अलावा कोई वी यू दे ये सब होता है तो आर। तो ऑब्जेक्ट का क्या बना दिए, सब्जेक्ट। ये नया जुड़ गया है, समझ लो ये नया जुड़ा है, हमने नया चीज़ जोड़ा है। हालांकि ये रूल में होता है, हमने नहीं जोड़ा है, हम ये समझेंगे कि इसमें नहीं है एमिजार तो हमने जोड़ा है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं एमिजार जोड़ने के बाद इसका जो वर्ब होता है, यहाँ पे इंडेफिनिट प्रेजेंट के टेंस में वर्ब का 2 रूप होता है, एक वर्ब 1 और एक वर्ब 5। आपको इम्फेटिक वाले वीडियो में भी हम ये बता चुके हैं। अब ये वर्ब जो है इसका रूप हो जाएगा चेंज, और ये वर्ब 1 से कन्वर्ट हो जाएगा वर्ब 3 में। पैसिव वॉइस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पैसिव में कोई चीज़ कॉमन है तो वो कॉमन है वर्ब, और सभी में आपको वर्ब 3 का ही प्रयोग करना है, इस बात को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस में वर्ब 3, और इसमें आपको बाय प्रीपोजिशन का कुछ स्थानों पे
इसका प्रयोग होता है तो बाय लगा देना है और फिर आपका जो सब्जेक्ट है उसको उठा के सबसे पीछे लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट का बना देंगे आप ऑब्जेक्ट। फिर से इसको एक बार समझिए, ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, इसके इंडेफिनिट के रूल में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे एम इज आर जुड़ता है। वर्ब जो है 1 और 5 रहे तो उसको कन्वर्ट करके वर्ब 3 लिख देंगे, उसके बाद प्लस में बाय और प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर हम देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो आगे रहेगा उसको उठा के पीछे कर देंगे। एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, एक्टिव वॉइस में लेते हैं, लिख देते हैं आई ईट ए मैंगो। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये किस टेंस में है, वाकई में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का नियम देखिए, ये लिखा हुआ है, एक्टिव जो होता है वो हमेशा उसी टेंस के बनाने का नियम होता है, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आप अलग करना चाहें तो ये रहा सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये पूरा का पूरा है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। रूल पे चलते हैं कि हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए, रूल लिखे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए मैंगो, तो ए मैंगो को आपने आगे कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, ए मैंगो को हमने क्या किया, आगे। अब देखिए इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है कि कौन सा वर्ब इसमें लगेगा। इसे आप हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं ए मैंगो है, थर्ड पर्सन का होता है तो यहाँ पे लग जाता है इज, ए मैंगो इज, यहाँ तक का काम हो गया। इस तीनों में से कोई एक ही आएगा इसमें। अब आपने लगाना है वर्ब का तीसरा रूप, तो ये है हमारा वर्ब। अब वर्ब है ईट, तो ईट का वर्ब 3 आपको मालूम होगा होता है ईटन। ए मैंगो इज ईटन। अब आपने नया जोड़ना है क्या, बाय प्रीपोजिशन, और बनाना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आपका आई और आई का जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है मी। आप लोग केस पढ़े होंगे, उस केस में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको मालूम होगा कि आई का चेंज होके मी हो जाता है, वी चेंज होके अस हो जाता है, यू चेंज होके यू हो जाता है, दे चेंज होके देम हो जाता है। इस प्रकार से चेंजिंग आप पढ़े होंगे। अगर नहीं मालूम होगा तो फिर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फिर आपको इसका भी करवा दिया जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल वे है इसका। हम एक और चलते हैं एक्टिव वॉइस में, सी इट्स अ मैंगो, हमने लिख दिया सी इट्स अ मैंगो। यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया है, केवल यहाँ पे वर्ब में इट है और यहाँ पे वर्ब में इट्स है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आपको मालूम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगता है। और ये हम आपको इम्फेटिक वाले में बताए हैं कि किसी वर्ब के साथ एस या एस जोड़ दिया जाए तो वो वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है। अब देखते हैं, यहाँ हो गया हमारा वर्ब 5। फिर से देखते हैं, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ईजिली है, आप चेंज करके बताइए कि किस प्रकार से चेंज करेंगे। इसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम लोग बना देंगे सब्जेक्ट, तो लिख देंगे ए मैंगो। इसके साथ आपको मालूम है कौन सा वर्ब लगेगा, इज। वर्ब 3 पे जाएंगे तो इट्स का भी वर्ब 3, इट्स वर्ब 5 है, इसका भी वर्ब 3 आपका क्या हो जाएगा, ईटन। इसमें आपने जोड़ना क्या है, बाय, और इसका ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट जो है, फिर से देखिए सी है और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। अगर ऑब्जेक्ट बदलने में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसे भी आपको पूरा केस के साथ बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप ज़रूर बोलें। इसी प्रकार का वीडियो कंटेंट आपके लिए हर टेंस से मिल जाएगा, जितना भी सेंटेंस है उन सभी से मिल जाएगा। और ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा क्लास 9, 10th और 12th के बच्चों के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।